हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट कर रहा था, जिसके अंतर्गत ये मेरा 7वां लेक्चर रहेगा। लास्ट क्लास में आपको यहाँ पे उत्तराखंड के जो प्राचीन राजवंश थे उनको मैंने पढ़ाया था आपको यहाँ पे, जिसमें आपको यहाँ पे कुलिंद था, शक थे, कुषाण थे, नाग थे, मोकरी थे, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब उस क्रम में आज मैं आपको बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा उससे आगे चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पे कत्यूर वंश की। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले आई बटन जाकर के उनको देख लेना। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कत्यूर वंश की। आज हम कत्यूर वंश की बात करेंगे। देखिए, जब मैं कत्यूर वंश की बात कर लेता हूं तो शुरुआती दौर पे थोड़ा सा बेटा करेक्ट करना पड़ेगा। हम जरा देखते हैं, पे पहले उत्तराखंड के अंदर हर्ष का शासन था। हर्ष यहां खुद नहीं आया, हर्ष ने यहां पे अपना एक सामंत रखा। सामंत क्या होता है सर? राजा के अधीन जो राजा होता है उसे सामंत कहते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में इसी को ही मांडलिक राज्य भी कहा जाता है, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इसको जो सामंत था वो था यशोवर्मन इसका सामंत हुआ करता था। यशोवर्मन ये जो रहता था ये हिमांचल वाले एरिया में रहा करता था, हिमांचल वाले क्षेत्र में, जिससे उस टाइम पे सिरमौर बोलते थे, सिरमौर। ठीक है, इसे सिरमौर कहा जाता था उस टाइम पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर्ष की बदौलत इसने यहाँ पे अपना राजपाट अच्छा संभाला और इसने क्या किया, अपने राज्य को फैला भी दिया। ठीक है, उत्तराखंड की ये थोड़ा सा और पूर्व में आ गया, इसने अपना शासन चमोली तक फैला दिया। कहां तक? जोशीमठ तक। इसने अपना शासन जोशीमठ तक फैला दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये कहां पर था? चमोली में। ये जोशीमठ चमोली में इसने अपने शासन को फैला दिया, लेकिन ये बंदा अपने शासन की अब देखरेख नहीं कर पा रहा। इसलिए इसने क्या किया, इस जोशीमठ के अंदर इसने अपना एक नया सामंत रखा। सामंत कहां रखा इसने? जोशीमठ के अंदर अपना एक सामंत रखा। ठीक है, इस सामंत का नाम हुआ बसंत देव जो हुआ, इस सामंत का नाम हुआ, मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब जैसे देखिए एक बात समझिए, यहां पे जब हर्ष मरा, हर्ष कब मरा? 647 ईस्वी में। जब हर्ष मर गया तो यशोवर्मन ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और कहा कि भैया कोई नहीं, हर्ष पर जब मर गया मैं ही तुम्हारा राजा हूं। अब जब यशोवर्मन मर गया, इसको मारा जम्मू कश्मीर के एक शासक जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीठ, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, इसने इसकी हत्या कर दी। तो ये जो बसंत देव था, जोशीमठ का शासक, मतलब यहां का इसका सामंत हुआ, इसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और इसने यहां पे एक नया वंश बसा दिया जिसे बोला गया कत्यूर वंश। ठीक है, इसे हमने कत्यूर वंश कहा। ठीक, बेसिक बात आपको बल्ले पड़ गई है। अब देखिए यहां पे कत्यूर वंश की जब मैं बात करता हूं यहां पे, तो इसके बारे में पहले यहां पे आपको एक बात समझनी है कि कत्यूर लोग कौन थे भैया। ये लोग कौन थे? सबसे पहले बात करता हूं कत्यूर जो थे कौन थे, इस बारे में 3 मत निकल करके आते हैं। सबसे पहला एक आदमी है जिसका नाम आपको यहां पे जानना चाहिए है। ठीक है, लिखो लक्ष्मी दत्त जोशी एक आदमी है। सबसे पहले लक्ष्मी दत्त जोशी बोलता है कि जो कत्यूर लोग हुआ करते थे ये अयोध्या के मूल निवासी थे। ये बोलता है कि ये अयोध्या के ये मूल निवासी थे, ऐसा ही बताता है। ठीक है, दूसरा अपना भाई बीडी पांडे, ठीक है, जो कुमाऊं का इतिहास लिखता है, को ये बोलते हैं कि जो कत्यूर थे ये सूर्यवंशी हुआ करते, ये हुआ करते, ये ऐसा बताता है। ठीक है, तीसरा आदमी है शिव प्रसाद डबराल तीसरा आदमी है। शिव प्रसाद डबराल जी बोलते हैं कि कत्यूर लोग जो थे ये खस हुआ करते थे, ये खस प्रजाति संबंधित थे। उत्तराखंड के अंदर 3 प्राचीन प्रजातियां निवास करती थी जब राजवंश नहीं हुआ करते थे। उसमें सबसे प्राचीन थी आपकी कोल, फिर कोलों को भगाया इसने किरातों ने, और किरातों के बाद आए खस। ठीक है, खसों ने यहां पे क्या किया था? राज किया था, और पहला राजवंश कुलिंद इन्होंने ही बसाया था। तो जो शिव प्रसाद डबराल है वो बोलते हैं कि जो कत्यूर थे ये भी खसी थे, जो कुलिंद थे वही क्या थे? यहां पे खस थे, ऐसा बताता। ठीक है, तो फाइनली जो भी रहा यहां पे नई वंश की स्थापना किसकी होगी? यहां पे कत्यूर वंश की यहां पे स्थापना होगी। अब देखिए यहां पे कत्यूर वंश की स्थापना होगी, तो अब कहां हुई इसकी स्थापना? जोशीमठ में। तो इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी इसने कहां बनाई होगी? जाहिर सी बात है जोशीमठ में। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ में ही हुआ करती थी। ठीक है, और ये राजधानी जाहिर सी बात है किसने बनाई होगी? बसंत देव ने ये राजधानी बनाई। ठीक है, और ये बसंत देवी क्या था? इसका संस्थापक हुआ। अब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये बसंत देवी क्या है? कत्यूर वंश का आपका संस्थापक हुआ। ठीक, अब देखिए यहां पे लेकिन बाद में क्या हुआ? ये जो जोशीमठ अपना उत्तर का एरिया है, मैंने आपको समझाया था पिछली क्लासों में, उत्तर का एरिया है, तो यहां पे क्या होता है? यहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और यहां पे बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है। इसलिए आगे चल के एक राजा आया,
इन कत्यूर वंशी राजा के क्रम में उनका उसका नाम हुआ नरसिंह देव। लिखो, इसका नाम हुआ नरसिंह देव, एक राजा हुए। ठीक है, इनने क्या कर दिया, बाद में राजधानी जो थी, राजधानी इसको इन्होंने चेंज कर दिया, राजधानी चेंज कर दिया और थोड़ा दक्षिण में लेकर के आ गई को। ठीक है, चमोली का है उत्तर, ज्यादा ऊपर है, थोड़ा दक्षिण में आ गए लोग। कहां आ गए, बैजनाथ में। कहां पड़ता है, बागेश्वर का दक्षिणी एरिया, अल्मोड़ा सटा हुआ एरिया। ठीक है, तो ये अपनी राजधानी को बैजनाथ लेकर के आए, बैजनाथ अपनी राजधानी को लेकर के आए। ठीक है, ये जो बैजनाथ वाला एरिया है, ये अल्मोड़ा और बागेश्वर की बॉर्डर वाला एरिया है। इसे बेसिकली कत्यूर घाटी कहते थे। इसे क्या बोलते हैं आप, कत्यूर घाटी कहते थे इसको, कत्यूर घाटी। इसीलिए इस वंश का नाम भी आपका कत्यूर वंश ही पड़ गया। ठीक है, इस वंश का नाम भी आप क्या पड़ गया, कत्यूर वंश ही पड़ गया, क्योंकि ये कत्यूर घाटी में ही ये राजा निवास करते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो कत्यूर वंश है, यानी कि जो ये वाला वंश है, इस वंश में 3 खानदानों ने राज किया। ठीक है, इस वंश के अंदर जो 3 परिवार हुए, 3 परिवारों ने यहां पे राज किया। 3 परिवार सर कौन कौन से हुए? ठीक है, चलो पहला वंश कौन सा हो गया यहाँ पे, बसंत देव का परिवार। पहला परिवार किसका हो गया, बसंत देव का। देखिए जब बसंत देव का परिवार हुआ, इसमें कुल मिला के 5 राजाओं ने इसमें राज किया। मतलब बसंत देव का जो परिवार हुआ, इसका जो खानदान हुआ, इसके 5 लोगों ने क्या किया, इसमें शासन किया। पहला तो खुद बसंत देव ही हुआ। पहला कौन हुआ, खुद बसंत देव हुआ। तो बसंत देव के बारे में देखो आपको क्या था, ये इसका संस्थापक हुआ, मैं आपको बता चुका हूं, इसका ये संस्थापक हुआ, पहली बात। दूसरी बात देखो इसने क्या किया था, इसने पे बागेश्वर के पास में, ठीक है, इसने क्या किया, एक मंदिर बनाने के लिए, ठीक है, इसने एक गांव दान दे दिया। एक गांव क्या कर दिया इसने यहाँ पे दान में दिया। उस गांव का नाम था स्वर्णेश्वर, उस गांव का नाम था। ठीक है, इसका आपको 2 बात ध्यान रखनी है। बसंत देव ने क्या किया, ये इसका संस्थापक कत्यूर वंश का, और बागेश्वर के पास में इसने एक मंदिर बनाने के लिए इसने एक गांव दान में दिया। उसका नाम क्या था, स्वर्णेश्वर, उस गांव का नाम था। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पे खरपरदेव बना। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे बसंत देव के समय क्या हुआ, यहां पे एक आक्रमण हो गया। ठीक है, मैं इधर लिखता पे, देखिए ये 5 लोगों ने शासन किया। बसंत देव के समय यहां पे एक आक्रमण हो गया। ये जो आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण किया ललितादित्य मुक्तापीठ ने। ये आक्रमण किसने किया, यहाँ पे ललितादित्य मुक्तापीठ ने आक्रमण किया। मुक्तापीठ सर ये कौन था, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का वही शासक जिसने उसको मारा था, किसको, यानी कि जिसका ये बसंत देव सामंत हुआ करता था, किसको, यशोवर्मन को मारा था। उसके बाद फिर इधर भी तो आया ही है, पहले इसने उधर उसकी हत्या करी, बाद में इसको इधर भी आई है आक्रमण करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ललितादित्य मुक्तापीठ ने इसके समय यहाँ पे आक्रमण किया। सर ये कौन था, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का एक शासक हुआ करता था। ठीक है, इसका यहाँ पे एक वंश था, इसका नाम था कारकटोई वंश का ये राजा था। कौन, यहाँ पे ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, और ये जो इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, इसकी जानकारी वो मिलती है हमें राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, जो कल्हण ने लिखी है, कल्हण। ठीक है, कल्हण एक आदमी है जिसने किताब लिखी है राजतरंगिणी, जो हमें इसकी जानकारी देती है कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने क्या किया था, बसंत देव के समय यहां पे आक्रमण किया, और इस तरह से यहां पे ये चीजें हुई थी। ठीक हो गया। अब देखिए जब ललितादित्य मुक्तापीठ ने आक्रमण कर दिया तो बसंत देव पूरा हिल गया। बसंत देव की, ठीक है, सेना भी खत्म हो गई, और भैया इसका आर्थिक स्थिति भी खत्म हो गई। तब जाकर के दूसरे आदमी ने क्या किया, यहां पे अपनी सत्ता स्थापित कर दी। वो कौन था, वो हुआ खरपरदेव। ठीक है, वो कौन है यहाँ पे, खरपरदेव। देखिए बसंत देव के बाद यहाँ पे एक नाम और आता है, उसका नाम, ठीक है, उसका नाम एक्चुअली जो इनकी जो वंशावली मिलती है, इनकी वंशावली हमको यहाँ पे बैजनाथ से मिलती है। अभी मैं आपकी बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इनकी वंशावली हमको बैजनाथ से मिलती है, देखिए यहाँ पे। लेकिन उसमें एक और नाम आता है जिसका नाम बीच में मिट गया है, उसे बोलते हैं नाम छत्रदेव। ठीक है, उसे बोलते हैं नाम छत्रदेव। उसका नाम जो है मिट गया है, उसका नाम छत्रदेव है। तो कोई बात नहीं, छोड़ो, आप जो नाम मिट गया है तो भैया उसको क्या लिखते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद बसंत देव के बाद कौन है यहाँ पे, खरपरदेव। आप ये मान लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, और यहां मैंने बोला यहाँ पे 500 ने राज किया। तो बीच में यहाँ पे कौन है, यहाँ पे नाम छत्रदेव। ठीक है, जिसको लिखना होगा वो लिख सकता है। इसका नाम यहाँ पे नाम छत्रदेव। हालांकि आपसे ये पूछेगा नहीं भैया इसके बारे में कुछ जानकारी अपने पास है ही नहीं। तो इसने आक्रमण किया, तो अब कौन आ गया, यहाँ पे खरपरदेव आ गया। खरपरदेव ने ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, खरपरदेव के बाद इसका पुत्र बना कल्याण राजदेव। इसने भी ऐसा कुछ विशेष काम नहीं किया है, बस इसकी एक पत्नी का डिस्कशन आता है। इसकी पत्नी का नाम था लच्छा देवी। क्या था,
लच्छा देवी इसकी पत्नी का नाम था, आपकी ध्यान रख लेना। कहां से पता चला इसके यहाँ पे जो कत्यूर वंशी की वंशावली मिली है, मतलब जो बागेश्वर का भूदेव अभिलेख मिला है, ठीक है, मतलब भूदेव ने बैजनाथ मंदिर बनाया था, वहां से इनकी वंशावली हमें प्राप्त होती है। ठीक हो गया है, बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ पे कल्याण राजदेव के बाद अगला जो राजा बना वो इसका पोता बना, इसका पोता, इसका नाम था त्रिभुवन राजदेव। त्रिभुवन राजदेव के बारे में आपको यहाँ पे 2-3 बात ध्यान रखने। देखिए यहाँ पे त्रिभुवन राजदेव के समय यहाँ पे एक आक्रमण हुआ, ठीक है, इसके समय क्या हुआ, यहाँ पे एक आक्रमण हुआ। ये जो आक्रमण किया था, ये आक्रमण किया बंगाल का एक शासक हुआ करता, बंगाल का एक पाल शासक था, इसका नाम था धर्मपाल, इसका नाम था धर्मपाल। इसने क्या किया, इसके टाइम पे आक्रमण किया। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखिए, ये जो त्रिभुवन राजदेव ना, इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं कि इसने किरातों के साथ में, जो किरात थे, किरातों के साथ इसने संधि करी थी, संधि, ठीक है, किरातों के साथ इसने संधि करी थी, ऐसे इसके प्रमाण मिलते हैं। चलिए, तीसरी बात आपको ध्यान रखना पे, बागेश्वर के समीप एक मंदिर है, इसे बोलते हैं व्याघ्रेश्वर मंदिर, व्याघ्रेश्वर। एक्चुअली देखो, बागेश्वर का पहले नाम व्याघ्रेश्वरी था, बाद में फिर इसको थोड़ा आसान कर करके बागेश्वर कर दिया गया, ठीक है। ये बागेश्वर के समीप जो व्याघ्रेश्वर यहाँ पे क्या है, मंदिर है, इसके लिए इसने यहाँ पे भूमि दान की, ऐसा भी इसका उल्लेख मिलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा परिवार है यहाँ पे, बसंत देव का परिवार, ठीक है। किस किसने राज किया यहाँ पे, बसंत देव, खरपरदेव, कल्याण राजदेव और त्रिभुवन राजदेव ने, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में देखिए, आप ज्यादा प्रश्न यहाँ से आप आते नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया है, जो बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए, अब बसंत देव के बाद आक्रमण किसने कर दिया इसके टाइम पे, यहाँ पे धर्मपाल ने। त्रिभुवन राजदेव के समय धर्मपाल ने आक्रमण कर दिया और इस त्रिभुवन राजदेव को जड़ से इसने खत्म कर दिया, ठीक है। इसलिए अब इस खानदान का कोई आदमी अब राजा नहीं बना। अब अगला जो खानदान आएगा वो आएगा आपका निम्बरदेव का। दूसरा परिवार किसका आएगा यहाँ पे, निम्बरदेव का, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो दूसरा वंश आया वो वंश आपका किसका, यहाँ पे निम्बरदेव का। देखिए निम्बरदेव ने क्या काम किया, इसके बारे में आपको यहाँ पे 2 बात ध्यान रखनी। एक बात, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी यहाँ पे, इसने पालों के साथ संधि की, क्योंकि इससे पहले किसने आक्रमण किया था, पालों ने आक्रमण किया था, ठीक है। जब पालों ने आक्रमण किया है तो पाल इसको कौन सा राज करने देंगे, इसलिए इसने सबसे पहला काम किया, क्या पे, इसने पालों से संधि की, पालों से इसने संधि के प्रमाण मिलते हैं, आपको यही ध्यान रखना है। दूसरा इसने क्या किया, पे इसने जागेश्वर मंदिर का इसने निर्माण किया। जागेश्वर के अंदर जो मंदिर है उसका इसने यहाँ पे निर्माण किया, ठीक है, यहाँ पे इसने निर्माण किया, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए निम्बरदेव क्या रहे, 2 बातें हैं, इसने पालों से संधि की, धर्मपाल से इसने संधि कर ली और जागेश्वर मंदिर का इसने निर्माण किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसका पुत्र जो था इष्टगणदेव, ये राजा बना। इष्टगणदेव जो था यहाँ पे, ये वो पहला राजा था, इसके बारे में यहाँ पे, ये वो पहला राजा था जिसने पूरे उत्तराखंड को, जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का इसने प्रयास किया, एक सूत्र बांधने का प्रयास किया। वो कौन यहाँ पे, इष्टगणदेव। इसके अलावा इसने क्या किया, इसके पापा ने क्या कर रखा था, जागेश्वर में एक मंदिर बना रखा था। इस मंदिर में इसने 4 और छोटे छोटे मंदिर बनाए, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जागेश्वर में इसने यहाँ पे 4 मंदिर बनाए। कौन कौन से यहाँ पे, पहला, ठीक है, नवदुर्गा का मंदिर बनाया इसने यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इसने मंदिर बनाया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा मंदिर लिखो, ठीक है। दूसरा महिषमर्दिनी का मंदिर, ठीक है, मैं भूल गया था। दूसरा मंदिर यहाँ पे महिषमर्दिनी का, दूसरा जो मंदिर यहाँ पे वह है महिषमर्दिनी का मंदिर, मर्दिनी, ठीक है। तीसरा जो मंदिर है वह है लकुलिश मंदिर, इसने तीसरा मंदिर बनाया। और चौथा जो मंदिर इसने बनाया यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम नटराज मंदिर, ठीक है। थोड़ा टफ है, थोड़ा याद होने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे नटराज मंदिर, नटराज। तो 4 मंदिर इसमें पे, पहला कौन सा, नवदुर्गा, दूसरा महिषमर्दिनी, तीसरा लकुलिश, चौथा नटराज मंदिर। किसने बनाए हैं, इष्टगणदेव ने ये बनाए हैं, मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला यहाँ पे ललित सूरदेव जो था वो इस पूरे कत्यूर वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। ये आपका सबसे शक्तिशाली राजा हुआ, सबसे शक्तिशाली, आपको ध्यान रखना है, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। कैसे पता चलता है सर यहाँ पे शक्तिशाली राजा, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रमाण मिले हैं, सर्वाधिक जो सिक्के मिले हैं, बेसिकली यहाँ पे सिक्के वो इसी आदमी के मिले, आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ललित सूरदेव था इसने क्या काम किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, एक पांडुकेश्वर ताम्रपत्र एक अभिलेख है,
पांडुकेश्वर से जो ताम्रपत्र अभिलेख है, ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख कहां, पांडुकेश्वर कहां पड़ता है? ये चमोली के अंदर, ठीक है, ये आपका चमोली पड़ता है, चमोली में, चमोली पड़ता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे इस पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में इसको बराहावतार के समान बताया है। बराहावतार क्या होता है? मगरमच्छ, मगरमच्छ के समान इसको बताया है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बराहावतार या फिर क्या मगरमच्छ के समान इसको बताया गया है, ठीक। चल इसके बाद आपको इतना ध्यान रखना पे। इसके बाद ललित सूर्यदेव के बाद यहाँ पे भूदेव राजा बना, ठीक है। भूदेव ने क्या किया? इसने क्या किया था? इसने यहाँ पे जागेश्वर मंदिर बनाया था, ठीक है। इसने क्या किया? इसने बैजनाथ इसने मंदिर बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं से ही क्या यहाँ पे यहीं पे इसने यहाँ पे भूदेव ने अपना एक अभिलेख बनाया जिसमें से सारे कत्यूरों की वंशावली लिखी, ठीक है। वंशावली क्या होती है? मतलब किसके बाद कौन राजा बना, ठीक है। तो इस बैजनाथ मंदिर से ही इनके हमें क्या मिलती है? यहाँ पे वंशावली मिलती है, वंशावली, आपको ध्यान रखना है, इनकी वंशावली हमको यहीं से प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बैजनाथ जो अभिलेख है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में आपको एक बात ये ध्यान रखना पे, भूदेव के समय ही क्या होता? शंकराचार्य का आगमन इसी के समय हुआ था, आगमन इसी के समय हुआ था। शंकराचार्य ने क्या किया था? यहाँ पे एक ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में इसने क्या किया था? ज्योतिर्मठ, जिसे बाद में जोशी मठ इसी के नाम पे पड़ा, बेसिकली यहाँ पे ज्योतिर्मठ किसने क्या करी? स्थापना की, किसने करी? यहाँ पे बद्रीनाथ में यहाँ पे ज्योतिर्मठ की स्थापना किसी का? पे शंकराचार्य ने, ठीक है। और आगे चल के जो शंकराचार्य थे, इनका 820 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, शरीर इन्होंने त्याग दिया, ठीक है। कहां? केदारनाथ में, केदारनाथ के अंदर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। मैंने आपको एक बात इनके बारे में ये समझा दी, ठीक। चलिए हो गया है। देखिए यहाँ पे एक बात और समझना पे, ये जो भूदेव है इनके बारे में एक बात बताई जाती है कि ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे। ये बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म के ये विरोधी हुआ करते, बौद्ध धर्म के ये विरोधी हुआ करते थे। ऐसा कैसे पता लगा? इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो उपाधि धारण करती उपाधि, वो उपाधि थी बुद्ध श्रवण शत्रु की इन्होंने उपाधि धारण करी, बुद्ध श्रवण शत्रु की इन्होंने उपाधि धारण करती। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये किसका परिवार हुआ? निम्बर देव का परिवार, ठीक है। तीसरा और अंतिम परिवार जो है यहाँ पे वो हुआ सरोलादित्य का परिवार, ठीक है। थोड़ा उस पर चलते हैं, सरोलादित्य के परिवार पे। चलिए अगला जो परिवार हुआ यहाँ पे वो हुआ सरोलादित्य का परिवार। ध्यान रखना पे, सरोलादित्य का एक पुत्र हुआ, इसका नाम हुआ इच्छड़ देव। बेसिकली इच्छड़ देव ने अपने बाप के नाम पे ही इस वंश की स्थापना करी, ठीक है। और ये वंश कहला आपका सरोलादित्य वंश कहलाया, ठीक है। इसका मतलब सरोलादित्य पहले ही मर गया था, तो इस वंश का पहला राजा कौन हुआ? यहाँ पे इच्छड़ देव। इच्छड़ देव इस वंश का पहला राजा हुआ। इसके बारे में कुछ बात ध्यान रखना पे, एक तो देखो बालेश्वर, एक बालेश्वर, दूसरा पांडुकेश्वर। बालेश्वर कहां पड़ता है? चंपावत में। पांडुकेश्वर कहां पड़ता है? आपका चमोली में, ठीक है। यहां से इसकी जानकारी मिलती है। आपको एक बात ये पता होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। बाकी देखिए यहाँ पे देशर देव के बारे में कुछ नहीं, पद्मदेव के बारे में कुछ नहीं, ठीक है। एक आपका यहाँ पे पद्मदेव, एक प्रीतम देव, ये प्रीतम है यहाँ पे, चलिए, ठीक है। प्रीतम देव के बारे में एक बात आपने, इसकी जो पत्नी हुई, इसकी पत्नी, उसका नाम हुआ जिया रानी। इसकी कहानी में आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिया रानी, ठीक है। इसके बाद अब देखो सुभिक्ष राजदेव जो हुआ, ये प्रीतम देव के पास राजा बना, ठीक है। इसके बारे में और कुछ नहीं। यहाँ पे जिया रानी कहानी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद राजा बना पे सुभिक्ष राजदेव के समय इनकी राजधानी जो थी वो एक बार फिर से चेंज हो गई। राजधानी इनकी फिर एक बार यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। पहले राजधानी क्या थी? जोशीमठ थी। जोशीमठ से फिर बैजनाथ आई, और बैजनाथ से ये राजधानी लेकर गया बैजनाथ से ये आदमी राजधानी लेके कहां पे? सुभिक्षपुर ये राजधानी ले गया, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार आयोग में क्वेश्चन आया था, तो आयोग ने बोला था कि सुभिक्ष राजदेव ही जो था ये इस वंश का अंतिम राजा था, ऐसा ये बताता है, ठीक है। तो आयोग ने भी यही माना था, आप भी यही ध्यान रखना, ठीक है। अंतिम राजा पे सुभिक्ष राजदेव। लेकिन हमारी बहुत सारी किताबें हमको बताती हैं, अगर आपको सुभिक्ष राजदेव ऑप्शन में ना मिले तो इसके बाद एक राजा बने, इसका नाम था ब्रह्मदेव, ठीक है। इसे वीरम देवी भी कहा गया है। ये जो था ये अंतिम राजा था, ऐसा प्रमाण हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है अलग अलग किताबों में, ठीक है। ये राजा बहुत ज्यादा अत्याचारी ये राजा हुआ करता था। मैंने आपको बताया था कि कत्यूर वंश जो था एक धर्म राजवंश हुआ करता। कत्यूर वंश क्या था? एक धर्म राजवंश था। धर्म राजवंश में इस ब्रह्मदेव ने कर दिया अधर्म।
सर इसने क्या कर दिया, इस ब्रह्मदेव ने क्या किया, इसकी एक मामी हुआ करती थी, मामी, उसका नाम था तिलोत्तमा देवी। क्या था पे, तिलोत्तमा देवी। इस तिलोत्तमा देवी से इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जबरन शादी कर दी। इस तिलोत्तमा देवी से इसने यहाँ पे जबरन इसने शादी कर ली, ठीक है। और जब धर्म राजवंश में अधर्म हो गया तो इसको मारने के लिए, ठीक है, राजा जो था पहले से पालकी में जाया करता था, पालकी में, तो लोगों ने सोचा इसको भी कहीं जंगल में जाकर के पालकी से नीचे फेंक देंगे। इसकी प्रजा ने सोचा, लेकिन ये आदमी बहुत चालू था, इसको पता था कि प्रजा ऐसा कर सकती है, इसलिए इसने अपने राज्य में एक प्रथा चलाई। इसने अपने राज्य में एक प्रथा चलाई, उसे बोला गया पालकी बाधन की प्रथा, पालकी बाधन की प्रथा। इसने पालकी बाधन की प्रथा चलाई। मतलब क्या करता पे, जो 4 लोग पालकी उठाएंगे उस पालकी को उन 4 लोग के कंधे पर भी बांधा जाएगा। उससे क्या होगा, अगर वो पालकी फेंकेंगे तो खुद भी मरेंगे। इतनी बात आपको समझना, ठीक है। पालकी फेंकेंगे तो वो खुद भी मरेंगे। इस कंडीशन में क्या हुआ, बाद में जाकर के 4 लोगों ने अपने प्राण दिए और इसको भी फेंका और अपना भी मर गए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे कत्यूर वंश का अंतिम शासक रहा। अब जरा सा बात समझना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे समझाता हूं ताकि आपको आगे कहानी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे कत्यूर वंश का जो ये राजा का नाम है ब्रह्मदेव हुआ, वो इधर राज करता था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रह्मदेव हुआ करता, ब्रह्मदेव आपका यहाँ राज करता था, ये चंपावत वाले एरिया में, ठीक है। इसकी एक लड़की हुआ करती थी, उसका नाम था चंपा, इसी के नाम पे इसका नाम बाद में चंपावत पड़ा, ठीक है। इस ब्रह्मदेव के समय एक राजा इधर से घूमने के लिए आया, ठीक है। कहां से आया सर, ये इलाहाबाद से। इलाहाबाद से एक राजा घूमने के लिए आया, इसका नाम था सोमचंद। इसका नाम क्या था बे, सोमचंद। मतलब मरने से पहले की बात चल रही है, मरने के बाद थोड़ा ना होगा, ठीक है। सोमचंद्र इसका नाम हुआ, ये घूमने के लिए आया, इसको ब्रह्मदेव की लड़की चंपा पसंद आई और सोमचंद्र की शादी ब्रह्मदेव ने अपनी लड़की चंपा से कर दी और सोमचंद्र को एक यहां पे 16 बीघा जमीन भी यहां पे दान में दे दी, मतलब दहेज में दे दी, ठीक है। जहां पे इसने अपना राजमहल बनाया जिसका नाम रखा गया राजबुंगा, ठीक है। और वही राजबुंगा इसने अपनी राजधानी बनाया और उस राजधानी में एक इसने नया वंश बसा दिया जिसे बोलते हैं चंदवंश। बात आपको समझ आ रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, चंदवंश, ठीक है। तो चंदवंश हमारा यहाँ पे अब हमारा चंदवंश स्टार्ट होगा, लेकिन चंदवंश से पहले हमको यहाँ पे 2 बातें पढ़नी होंगी। एक तो हमको यहाँ पे जिया रानी पढ़नी पड़ेगी और दूसरा कत्यूरों के बारे में हमको यहाँ पे कुछ बातें और पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। कत्यूरों के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें हमको यहाँ पे और पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इनकी मंदिर निर्माण शैली, थोड़ा इनकी भाषा वगैरह, ठीक है। छोटी मोटी चीजें यहाँ पे, इनकी राजभाषा जो इनकी, ठीक है। इसके समय कुछ बाह्य आक्रमण भी हुए थे, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको यहाँ पे पूरा ये सब निपटा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका पे कत्यूर वंश आपका निपट जाएगा, फिर आपका यहाँ पे चंदवंश आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब के बिना जाने का नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर आप इसको जरूर कर देना, ठीक है। इतना सहयोग आपका रहेगा, बाकी आपके लिए मैं लगा हूं, ठीक है। चलिए बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।